आज a इंटू बी, b इंटू ए होता है या नहीं, ये देखते हैं। Hi guys, I hope you all are doing fine. Well, ये है थर्ड वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 1 इन टीचर्स क्लास 7 मैथ्स NCERT। तो इससे पहले की वीडियोस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं और हमने मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया था। आज हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सबको पता है, उसमें क्या होता है, अगर हम कोई दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी गेट द इंटीजर एज द आंसर। मतलब अगर मैं a इंटू बी कर रही हूँ वेयर a एंड b आर टू इंटीजर्स, तो इसका जो आंसर आएगा दैट वुड ऑल्सो बी एन इंटीजर, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए। तो फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 3 इज सेम एज 3 इंटू 2, या फिर -4 इंटू 5 इज सेम एज 5 इंटू -4। तो यहाँ पे हमारा आंसर 6 आएगा दोनों का और इधर हमारा आएगा -20। सो वी मल्टीप्लाई -4 इंटू 5 या फिर 5 इंटू -4, इट इज़ द सेम थिंग, है ना। हमने बस ऑर्डर चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अगर मैं किसी भी इंटीजर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ, a इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 0 इंटू ए विच इज़ इक्वल टू 0। कोई भी इंटीजर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ज़ीरो ही मिलेगा एज एन आंसर, राइट। फिर नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम 1 यूज़ करते हैं, तो हम इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो a इंटू 1 is same as 1 into a, which will give me the integer itself, है ना। For example, 2 into 1 is same as 1 into 2 and it will give me the integer itself, which is 2 here. अगर मैं कोई और इंटीजर लेती हूँ, let's take -32, तो -32 into 1 is same as 1 into -32, which will give me the integer itself, ठीक है, ओके। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें हम कोई भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर में इंटीजर ही मिलेगा, राइट। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे? क्योंकि इस प्रॉपर्टी से हम अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ही क्विक बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें वैसे भी आनी चाहिए और ये बहुत हेल्पफुल होती है हमारे एग्ज़ाम्स में भी। अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स हो रहा है तो आप वहाँ पे भी इसे यूज़ कर सकते हो और अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही क्विक बना सकते हो। तो लेट्स सी हाउ। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि a इंटू बी इंटू सी, मेरे पास 3 इंटीजर्स हैं, तो मैं किसी भी 2 इंटीजर्स को ग्रुप कर देती हूँ, एसोसिएट कर देती हूँ। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे a और b को ग्रुप कर दिया, तो a इंटू बी इंटू सी इज सेम एज a इंटू बी इंटू सी। अगर मैं b और c को ग्रुप कर दूँ तो भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब 3 इंटीजर्स हैं, मैं किसी भी 2 इंटीजर्स को ग्रुप कर सकती हूँ, एसोसिएट कर सकती हूँ, और इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, क्विक हो जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। 25 इंटू 4 इंटू 19, तो यहाँ पे मैंने a और b को ग्रुप कर दिया। 25 इंटू 4, मुझे पता है ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 इंटू 19, और ये क्या हो गया? 1900, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो हम ये देखते हैं कि कौन से 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इजी है और उनका आंसर मल्टीपल्स ऑफ 10 में आ रहा है, क्योंकि फिर जो मेरा नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन होगा वो इजी हो जाएगा और मेरा आंसर फटाफट आ जाएगा, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। 125 इंटू 37 इंटू 8, ठीक है। तो मैं कौन से 2 नंबर्स को ग्रुप करूं कि मेरी मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए? तो यहाँ पे मैं 125 और 8 को ग्रुप कर सकती हूँ।
सो आई कैन राइट 125 इंटू 8 इंटू 37. तो 125 इंटू 8 क्या होगा 1000 इंटू 37. तो मेरा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया. अब इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पहले हम उसको एडिशन के ऊपर पढ़ेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन पे. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले एडिशन पे देखते हैं कि अगर कोई दो इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं और किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ब्रैकेट्स ओपन करके उन दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ. मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ a इंटू सी. ये जो c है दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो पहले मैं लिखूँगी a इंटू सी, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन, और फिर क्या लिखेंगे b इंटू सी. ठीक है, अब ये कैसे यूज़फुल है ये भी देख लेते हैं. ये पहले स्टेटमेंट समझ में आया. अगर दो इंटीजर्स एडिशन में हैं और कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ a इंटू सी प्लस b इंटू सी. ठीक है, तो ये कैसे यूज़फुल होती है, जैसे मेरे पास है 19 प्लस 27 इंटू 2. ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 19 इंटू 2 प्लस 27 इंटू 2. ठीक है, अब इसका अदर वे राउंड भी ट्रू होता है. मतलब अगर मुझे कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे कि 27 इंटू 3 प्लस 49 इंटू 3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 27, बीच में क्या आएगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 49. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना मुझे आसान है. पहले दोनों को फटाफट ऐड करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 76 और फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो ऐसे ही हमें देखना है कि हमारी सिचुएशन के हिसाब से, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी हमें हेल्प कर रही है इस क्वेश्चन को फटाफट ईजिली सॉल्व करने में. ठीक है, तो ये समझ में आया. अब इसी इक्वेशन को हम देखते हैं ओवर सब्ट्रैक्शन में कैसे लिखते हैं. यहाँ पे दो इंटीजर्स ऐड हो रहे थे, अब हम देखते हैं कि अगर दो इंटीजर्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उसको कैसे लिखेंगे. तो सब्ट्रैक्शन में भी बहुत इजी है. यहाँ पे मैं कर देती हूँ माइनस, तो a माइनस बी इंटू सी. अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू सी और बीच में क्या आ जाएगा माइनस साइन, और ये हो जाएगा b इंटू सी. ठीक है, ये भी हमें ऐसे यूज़फुल है कि हमारी कैलकुलेशन को इजी करने में हमारी हेल्प करेगी. ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इज़ 10 इंटू 6 प्लस माइनस 2 सेम एज 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू माइनस 2. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन, है ना. तो अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी पहले 10 इंटू 6, तो ये लिखा हुआ है ठीक है. बीच में कौन सा साइन आना चाहिए, प्लस का साइन आना चाहिए, ये भी ठीक है. और फिर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी तो ये लिखूँगी 10 इंटू माइनस 2, तो ये भी सही है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. अब आप इस स्टेटमेंट को वेरीफाई भी कर सकते हो LHS और RHS लेके. तो पहले अगर हम LHS सॉल्व करें तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले. 6 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 10 इंटू 4 हो गया 40, तो LHS में हमारा 40 आता है. RHS देख लेते हैं. RHS क्या है, यहाँ पे 60 हो गया ये, और ये कितना हो गया -20, तो 60 माइनस 20 कितना हो गया 40. तो RHS और LHS दोनों की वैल्यू सेम आ रही है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड वी कैन वेरीफाई इट ऑल्सो, राइट. ऐसे ही नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्या है -15 इंटू -7 प्लस -1. ठीक है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन. ये देखते हैं ये सही है या नहीं. तो अगर मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी तो पहले -15 को -7 से मल्टीप्लाई करूँगी,
तो यहाँ पे -15 को 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन मिसिंग है 7 का, तो ये हो गया गलत। ठीक है, और आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार, बीच में प्लस का साइन आना चाहिए, तो ठीक है यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, और जब ब्रैकेट्स फर्दर ओपन करेंगे तो -15 इंटू -1, तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है वो मिसिंग है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। और हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं, LHS सॉल्व करेंगे तो -7 -1 हो गया -8, तो -15 इंटू -8 कितना होता है 90, तो हमारे LHS की वैल्यू 90 आ गई। और यहाँ पे देखेंगे -15 इंटू 7 प्लस -15 इंटू -1, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू 90 नहीं आएगी, तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ दैट दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं, ये है सिंपल सॉल्व क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है -49 इंटू 18, तो ये देख के मुझे लगता है कि भाई इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि अब मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता है। तो जब ऐसा कोई नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, हम बड़े वाले नंबर को एक्सपैंड कर देते हैं। तो यहाँ पे -49 बड़ा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ -50 + 1 इंटू 18। ठीक है, अब मैं इसके ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगी, तो ये हो जाएगा -50 इंटू 18 प्लस 1 इंटू 18। ठीक है, अब मेरी कैलकुलेशन ईजी हो गई। 18 5 कितना होता है 90, तो ये हो गया 900, और नेगेटिव साइन है तो -900 प्लस 1 इंटू 18 कितना हो गया 18। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 882 माइनस। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है -25 इंटू -31। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा नंबर 31 है, तो मैं 31 को एक्सपैंड कर देती हूँ, और मैं यहाँ लिख सकती हूँ -25 इंटू -30 प्लस -1, ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -25 इंटू -30 प्लस -25 इंटू -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 25 3 होता है 75, और माइनस माइनस है तो ये हो गया 750, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा +25। ठीक है, तो ये कितना आ गया 775। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ है 70 इंटू -19 प्लस -1 इंटू 70। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरा एक नंबर रिपीट हो रहा है, और वो है 70, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 70, यहाँ क्या बचेगा -19, बीच में आएगा प्लस, और यहाँ क्या बचा -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 70 इंटू -19 -1 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -20, और 70 इंटू -20 कितना होता है -1400। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही हम अपने लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मुझे ऐसे नंबर्स को चूज़ करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन मुझे 10 के मल्टीपल्स में आंसर दे रहा है। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं यहाँ पे 25 और 4, तो मैं इनको एसोसिएट या ग्रुप कर देती हूँ, -25 इंटू 4 इंटू 87। ठीक है, तो ये हो जाएगा -100 इंटू 87, तो आंसर क्या आ गया मेरा -8700। ठीक है, क्लियर। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व करे थे, कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें। तो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हुए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनको ज़रूर सॉल्व कीजिए एंड लीव योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डू लीव अ कॉमेंट एंड वील गेट बैक टू यू।
क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिमिलर है, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन कि इज़ इट ट्रू और नॉट, और फिर हमने वेरीफाई भी किया था कि ये सही है या गलत है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये भी आप खुद ट्राई कीजिए एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज़ -1 इंटू a इक्वल टू। तो -1 इंटू a इज़ इक्वल टू, ये क्या होगा, -a, है ना, ठीक है। और सेकेंड पार्ट में नंबर्स दिए हुए हैं, -222 लाने के लिए मुझे -1 में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी सिंपल है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है। तो अगर मुझे आंसर में नेगेटिव चाहिए तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, और 22 कैसे आएगा, 1 इंटू 22, है ना। तो -1 इंटू +22 विल गिव मी -22, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह आप इसके बाकी 2 पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पैटर्न लिखना है हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, और हमें ये दिखाना है कि -1 इंटू -1 इज़ 1। तो आप -1 इंटू 5 से स्टार्ट कर सकते हो, तो यू विल गेट -5, राइट। तो यू कैन चेंज दिस नंबर, इस नंबर को चेंज करते रहो, और फिर आपके पास जो पैटर्न आएगा उसमें आप दिखा सकते हो कि व्हेन 2 नेगेटिव नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड यू गेट अ पॉजिटिव आंसर, एंड व्हेन 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव नंबर इज गेटिंग मल्टीप्लाइड यू गेट अ नेगेटिव आंसर, राइट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो हमने जो एग्जांपल्स किए थे ये भी कुछ उसी तरह से है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से 2-3 पार्ट्स आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ, और बाकी सारे पार्ट्स कुछ सिमिलर ही हैं और वो आपको खुद ट्राई करने हैं। तो सबसे पहला पार्ट है 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक नंबर बारी बारी आ रहा है, रिपीट हो रहा है, वो है -48। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ। -48 इंटू यहाँ क्या बच जाएगा, 26, बीच में क्या आएगा, प्लस, और यहाँ क्या बच गया, -36, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया -48 इंटू 26 प्लस -36 कितना हो गया, -10। तो -48 इंटू -10 कितना हो गया, 480, ठीक है। आसानी से हो गया ना। तो प्रॉपर्टी यूज़ करके कितनी आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बी पार्ट। यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और कोई 2 ऐसे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा आंसर 10 के मल्टीपल्स में आए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं, करेक्ट, 8 और -125। तो इनको एक साथ लिख लेते हैं, -125 इंटू 8 इंटू 53। तो ये हो जाएगा -1000 इंटू 53। तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है, इजी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, -41 इंटू 102, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो इन्हीं की तरह हैं, तो इन्हीं पार्ट्स की तरह भी आप बाकी सारे पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये अलग अलग पार्ट्स इसी हिसाब से लिए हैं कि आपको हर एक पार्ट सॉल्व करने का यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो -41 इंटू 102 ये देखते हैं, ये है डी पार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बड़े नंबर को एक्सपैंड कर देंगे। तो -41 इंटू 100 प्लस 2, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, ठीक है। ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा -4100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस -82, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4182, राइट, ठीक है। अब ऐसे एफ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है 7 इंटू 50 -2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 7 इंटू 50, बीच में आएगा -7 इंटू 2, ठीक है।
तो ये कितना हो गया 350 माइनस 14, तो ये आसानी से हो सकता है 336। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द टेम्परेचर टू बी लोअर डाउन फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब अभी जो करंट टेम्परेचर है, करंट रूम टेम्परेचर, वो है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको हमें कम करना है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, तो आफ्टर 10 आवर्स व्हाट विल बी द टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम इसको कैसे करेंगे, 1 घंटे में इन 1 आवर हमारा टेम्परेचर कितना कम हो रहा है 5 डिग्रीज। ठीक है, तो अगर 1 घंटे में 5 डिग्रीज कम हो रहा है तो 10 आवर्स में कितना कम हो जाएगा, 5 इंटू 10 50 डिग्रीज, राइट। तो आफ्टर 10 आवर्स the room temperature will be 40 degrees minus 50 degrees। अब हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग टेम्परेचर मेरा था 40 डिग्रीज, लेकिन 10 घंटे बाद 50 डिग्रीज नीचे हो जाएगा, कम हो जाएगा, 50 डिग्रीज पहुंचेगा नहीं, इट विल रिड्यूस बाय 50 डिग्रीज, मतलब 50 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसलिए मुझे 50 डिग्रीज़ को 40 डिग्रीज से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस साइन यूज़ किया है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा मेरा, -10 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर। तो आफ्टर 10 आवर्स द रूम टेम्परेचर विल बी -10। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैं वो सॉल्व नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसी की तरह का एक एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए। तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि इन अ टेस्ट देयर आर 15 क्वेश्चंस इन ऑल। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 15। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 4 मार्क्स। तो करेक्ट आंसर के लिए मुझे 4 मार्क्स मिल रहे हैं, and for every incorrect answer I get -2। ठीक है, तो there is a student called A. If A has 9 correct answers, तो what will be his score? ठीक है, if A has only 9 correct answers and he attempted all the questions, तो what will be the score? ठीक है, अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया होता तो हम उसको छोड़ देते और उसके लिए 0 लिख देते, लेकिन इसने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं और उसमें से 9 करेक्ट हैं, तो इसका टोटल स्कोर क्या हो जाएगा। पहले तो 9 करेक्ट हैं, तो इनकरेक्ट कितने हो गए 6, क्योंकि मेरा टोटल क्वेश्चंस 15 है, तो 6 हो गए इनकरेक्ट। ठीक है, तो मेरा स्कोर क्या हो जाएगा, स्कोर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 4 प्लस 6 के लिए क्या मार्किंग है -2, 6 इंटू -2। ठीक है, तो ये हो गया 36 माइनस 12 विच इज़ 24। तो ए का स्कोर कितना हो गया 24। अब इसका सेकंड पार्ट है वो ये कहता है कि ए का फ्रेंड बी, उसने ही गॉट ओनली 5 करेक्ट आंसर्स, तो व्हाट विल बी हिज स्कोर। तो अगर 5 करेक्ट आंसर्स हैं तो इनकरेक्ट कितने हो गए 10। ठीक है, तो फिर इसका टोटल स्कोर हम कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4, तो 5 इंटू 4, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट -2, तो 10 इंटू -2, तो ये कितना हो जाएगा 5 4s are 20, 10 इंटू -2 -20 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है। एक पार्ट में उसमें लिखा हुआ है कि ही अटेम्प्टेड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आप उतने क्वेश्चंस के लिए ही कैलकुलेट करो, बाकी के क्वेश्चंस के लिए 0 मार्किंग कर दो। ठीक है, क्लियर।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें है कि एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो 2 टाइप के बैग्स मैन्युफैक्चर करती है, वाइट सीमेंट एंड ग्रे सीमेंट। तो वाइट सीमेंट के जो बैग्स हैं वो सेल करती है एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग, ठीक है, राइट। और जो ग्रे सीमेंट का बैग है वो सेल करती है एट अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो ये पूछते हैं, अगर 3000 बैग सेल करे हैं वाइट सीमेंट के और 5000 बैग सेल करे हैं ग्रे सीमेंट के, तो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो पहले हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। वाइट सीमेंट का बैग ₹8 के प्रॉफिट में सेल हो रहा है, तो 1 बैग पे मुझे ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 3000 बैग्स पे मुझे कितने रुपीस का प्रॉफिट हो जाएगा, 3000 इंटू 8 विच इज़ 24,000 रुपीज़, ठीक है। तो प्रॉफिट मेरे पास आ गया कि वाइट बैग से मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है। अब हम लॉस देख लेते हैं, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है। एक बैग पे मुझे ₹5 का लॉस है, ठीक है। तो 5000 बैग्स पे मुझे कितने रुपीस का लॉस होगा, 5 इंटू 5000, राइट, विच इज़ इक्वल टू 25,000 रुपीज़। तो लॉस है मेरा 25,000, प्रॉफिट है मेरा 24,000। तो नेट क्या हो गया, मेरा नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑफ कोर्स, राइट। तो मेरा नेट लॉस इज इक्वल टू 25,000 माइनस 24,000 विच इज़ इक्वल टू 1,000, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट कहता है कि अगर ग्रे बैग के 6,400 बैग्स हमने सेल करे हैं, ठीक है, तो ग्रे बैग पे तो हमें लॉस हो रहा है, तो मुझे कितने वाइट बैग्स सेल करने चाहिए कि मेरा ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ब्रेक इवन हो जाए, मतलब नेट हो जाए मेरा ज़ीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मुझे कितने बैग्स वाइट सीमेंट के सेल करने चाहिए कि मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाऊं जहाँ पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, अगर मैं इतने बैग सेल कर रही हूँ ग्रे सीमेंट के, तो मेरा लॉस कितना हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू 6,400 इंटू 5, क्योंकि एक बैग पे ₹5 का लॉस है, तो इतने बैग्स पे इतने का लॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32,000, ठीक है, हो गया। अब मुझे कितने वाइट बैग सेल करने चाहिए कि मेरा इतना प्रॉफिट आ जाए, जितना लॉस है उतना ही प्रॉफिट हो जाए। तो कितने मुझे वाइट बैग सेल करने चाहिए। अब ये कैसे करेंगे, अगर इसमें मैं लिखूँगी ₹8 का प्रॉफिट है मुझे 1 बैग पे ऑफ वाइट सीमेंट, ठीक है, ये था ग्रे सीमेंट। तो अगर ₹8 का प्रॉफिट है एक वाइट सीमेंट के बैग पे, तो 32,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मुझे कितने वाइट सीमेंट बैग्स पे होगा। तो ये हो जाएगा 32,000 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, सो विच विल बी 4,000। So the company must sell 4,000 white cement bags where it has no profit no loss. तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही लॉस हो गया, तो नेट हो गया हमारा 0, ठीक है, समझ में आया। और अब जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9, वो भी बहुत इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, उसे ज़रूर सॉल्व करें एंड लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा इसी बात पे फोकस करती हूँ कि आप खुद सॉल्व करो क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो जितने से जितने हो सके आप क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करो, और जब सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं देन यू कैन ऑलवेज आस्क, राइट, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप, और do share it with your friends so that we can reach out to masses and help as many people as possible. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से हमें सब्सक्राइब कीजिए, click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter.
वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड अ टेलीग्राम चैनल, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आप अपने डिस्कशंस और डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो। सो दिस इज़ फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।